हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक कराने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर नंबर 1 का थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। न्यूमेरिकल वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट के बाद में क्लियर कुछ करा दिए थे, और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना, क्योंकि हमारे बोर्ड क्लास में मोस्टली आरबीएससी बोर्ड में मोस्टली एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, बढ़िया लेवल के पूछे जाते हैं। तो उनको हम एग्जाम्पल्स को जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल जो आते हैं, अंकित प्रश्न जो आते हैं उनका काफ़ी विजिट है, काफ़ी नंबर के आते हैं, और लगभग 14 या 15 नंबर के हमारे बोर्ड क्लास में आते हैं। और वो कहाँ से किस तरीके से आते हैं कुछ नहीं कह सकते हम। ये ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि कभी पैटर्न बन जाता है कि ये कहा होता है कि यहाँ से इतना न्यूमेरिकल आएगा, इतना आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल कहीं से कुछ भी आ सकता है, ये चीज़ है। तो हमें न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कल हम जो लेक्चर वीडियो बनाएंगे वो खाली न्यूमेरिकल की होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बाद में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से उनको भी बताएंगे। हालांकि मैं एक एक नंबर के मोस्टली कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वे टॉपिक के साथ में कराता रहा हूँ, और भी हम देखेंगे। तो हमने कल जो टॉपिक छोड़ा था यानी कि लेक्चर नंबर 20 में, उसमें हमने क्या बताया, आज ये 21 है लेक्चर नंबर। तो लेक्चर नंबर 20 में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र निकाला था। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेश होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं, प्रकृति दोनों विपरीत होती है, यानी कि एक माइनस और एक प्लस होता है, और दोनों कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो वो पूरा निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसका विद्युतीय व्यवहार क्या है, फॉर्मूला किस तरीके से जारी करेंगे, उस व्यवहार को हम समझने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, व्यवहार हम समझेंगे और अच्छी तरीके से आज समझेंगे कि आघूर्ण का ये किस तरीके से बनता है ना। आघूर्ण का मतलब घुमाने से, इस तरीके से रोटेट करने से आता है, और वो आज आएगा, आपको किस तरीके से समझाएंगे आज इस लास्ट टॉपिक में। तो हमने कल देखा था, मतलब लेक्चर नंबर 20 में अक्षीय स्थिति में भी देखा इससे पहले, और निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या था, Kp अपॉन आर की क्यूब, और वेक्टर फॉर्म में लगाए, ये भी वेक्टर लगेगा और माइनस लगेगा। कल मैंने बताया माइनस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आज बताऊंगा, और हालांकि मैंने समझा दिया होगा। माइनस का मीनिंग ये है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र निकला है उसकी दिशा और विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी मैंने थोड़ी सी आपको बता रखी है, लेकिन आज फिर मैं समझा रहा हूँ। ये भी आपको नोट नहीं करना, ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से तब बेटा कि माइनस क्यू आपका एक बिंदु आवेश, दूसरा बिंदु आवेश प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु केंद्र था, ये सब कुछ समझा रखा है मैंने। तो इसकी जो डायरेक्शन थी विद्युत द्विध्रुव की वो माइनस से प्लस की होती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम जो गति मानते हैं आवेश में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, कक्षाओं में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन गतिमान नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक को ब्रेक करना बहुत इजी नहीं है। यहाँ पर हम नाभिक को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो जब नाभिक ब्रेक नहीं हो रहा तो धनावेश यानी कि प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं सकता, तो चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन ही गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहता होता है ऋण आवेश। तो जैसे इलेक्ट्रॉन में इसके पास रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश और ये भी ऋण आवेश, तो ऋण आवेश किधर चलेगा? प्रतिकर्षण के कारण दूर, किधर? धनावेश की ओर। तो इसकी दिशा उस आधार पर हम माइनस से प्लस की ओर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या था ये आपको समझाना चाहता हूँ, ये नोट में लिखवाना चाहता हूँ। जो मैंने लेक्चर 20 में लास्ट दो जो नोट किए थे, आज उसी में हम ये तीसरा नोट करेंगे, उसी में हम ये आज ये फेर भर के आपको ये उतारना है। नोट नंबर 3 क्या है बेटा? ई अक्षीय क्या है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है विद्युत क्षेत्र। तो वेक्टर लगा के देखेंगे 2kp अपॉन आर की। P बराबर क्या होता है? 2ql, है ना, वो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में मैंने लिखवा रखा है, और ये वेक्टर प्लस ही आएगा इसमें। तो इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें अक्षीय यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा दोनों समान होती है। वो कैसे? कि हमने लेक्चर नंबर 19 में ये किया था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव क्या था,
ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। अक्षीय स्थिति क्या होती है ये मैंने बता रखी है। अक्ष के अनुदिश ही कहीं बिंदु मानते हैं वो अक्षीय स्थिति होती है। इसके मध्य बिंदु से हमेशा केंद्र जो इसे कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र बोलते हैं उसको, वो दूरी हम r लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हमने प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण निकाला था विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के कारण तो इधर आएगा क्योंकि प्लस से दूर होता है, और माइनस के कारण इधर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। विपरीत होने के बावजूद हमने दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला जिससे ई अक्षीय बोलते हैं। तो उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं नियम अनुसार पॉजिटिव, और इसको क्या लेते हैं नेगेटिव। विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, तो ये इजीली हो गया कि विद्युत द्विध्रुव भी इधर हो गया और परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लस आ रहा है, तो ये भी परिणामी विद्युत क्षेत्र भी आपका ई अक्षीय इसी दिशा में हो गया, ठीक है ना, इसी दिशा में। ये तो माइनस क्यू के कारण ये है लो, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि विद्युत द्विध्रुव की और अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकला है बिंदु P पर, वो दोनों समान दिशा में है। इस चीज को हम थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे बेटा? इसका अर्थ क्या है कि ई अक्षीय है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव दोनों ही सदिश राशि हैं। विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर। और द्विध्रुव की दिशा समान है, अर्थात दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है ना। अब ई निरक्षीय भी देखेंगे। ई निरक्षीय में हमने लिखा था वेक्टर बराबर केपी, इसका आधा होता है रिलेशन मैंने बताया था, माइनस लगा देंगे केपी वेक्टर बटे आर की क्यू। अब यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव और निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलता है जिसे हम ये निरक्षीय कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। वो क्यों मैं कल बताया था, आज भी समझा रहा हूँ डायग्राम, ये रफली समझा रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना है बेटा ये डायग्राम, बाकी ये चीज नोट करनी है। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये इसके मध्य बिंदु से था, ये निरक्षीय स्थिति थी बिंदु की, ये हमने प्लस के कारण E1 लिया था और माइनस के कारण ये E2 इधर लिया था। तो हमारे जो y दिशा में घटक निकले था ना, ये तो हो गए थे कैंसिल। कल वाला वीडियो आप जब देखोगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 का, और दोनों के जो E1 और E2 के जो परिणामी विद्युत क्षेत्र थे वो x दिशा वाले वो जुड़ गए थे। और जुड़े किस दिशा में? हम वैसे ये x अक्ष माना था और ये y अक्ष हो जाएगा, तो ये x अक्ष की दिशा प्लस होती है और ये x दिशा ये कौन सी मानी जाती है? माइनस दिशा मानी जाती है। तो ये दोनों माइनस दिशा में निकले थे। तो हमारा विद्युत द्विध्रुव किधर है? माइनस से प्लस की ओर, तो ये रहा हमारा p वेक्टर। और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आया x में आया, x दिशा में आया है, लेकिन इसकी विपरीत दिशा में आया है। ये हमारी ई निरक्षीय की डायरेक्शन थी, ये वाली। तो हो गए ना एक दूसरे के विपरीत। तो विपरीत के लिए साइन कैसा प्रयोग करते हैं? माइनस का। ये इसमें डायग्राम में मैंने आपको क्लियर समझा दिया, हालांकि कल भी समझ में आ जाएगा आपकी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई निरक्षीय व विद्युत द्विध्रुव p वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है। ये कल वाले नोट नंबर 2 के बाद में वहीं पे नोट कर लेना है, ठीक है। ये चीजें बेटा ओके, ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम विद्युत द्विध्रुव से एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल इसके कल कराएंगे, 2-3 और भी कराएंगे। आज एक इसका उदाहरण बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो न्यूमेरिकल बहुत जरूरी होते हैं न्यूमेरिकल करने। देखिए दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश, एक +5 माइक्रो कूलाम, जिसे कूलाम में भी बदलेंगे हम क्योंकि कूलाम ही ऐसा ही मात्रक होता है, और दूसरा कौन सा है? -5 माइक्रो कूलाम। एक दूसरे से
ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और निर्वात में ही है, दूरी पर है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी पर है, निर्वात में है, आवेश का परिमाण समान है, ये इसका भी 5 माइक्रोकूलम है, इसका भी 5 माइक्रोकूलम, प्रकृति विपरीत है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सीधी से और कुछ दूरी पर है, तो ये क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या पूछा, तो द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र का होता है मध्य बिंदु, जहां से दूरी r ली जाती है, चाहे वो अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r बराबर 0.30 मीटर की दूरी पर निम्न स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। निम्न स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ओके, पहली सिचुएशन क्या है बेटा, पहली सिचुएशन है हमारी अक्षीय स्थिति में, यहां पे निकालना है। और अक्षीय स्थिति की बात करें तो ई अक्षीय की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमने पीछे सूत्र लिखे हैं। सेकेंड, ए निरक्षीय निकालना है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, बहुत सरल है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें जो दिया है ना वैल्यू वो होनी चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए अगर नहीं पूछा है अगर किसी पद्धति में, तो सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो ऐसा ही मात्रक में हो, स्टैंडर्ड में मात्रक हो, ऐसा ही मात्रक में होनी चाहिए, ऐसा ही पद्धति में होनी चाहिए। तो हमारा माइक्रोकूलम में आवेश दिया हुआ है, दोनों आवेश के जो परिमाण है Q1 बराबर Q2, परिमाण जो दे रखा है Q वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने मापांक का चिन्ह लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली किस में हो जाता है, प्लस में। अब माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना है, तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम में बदल गया, क्योंकि एक कूलम में 10 की घात +6 माइक्रोकूलम और एक माइक्रोकूलम में 10 की घात -6, एक माइक्रोकूलम में 10 की घात 6 माइनस से 6 कूलम होगी। ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी बदलने के लिए, क्योंकि माइक्रो छोटा होता है कूलम से। और क्या दे रखा है हमें, दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो विद्युत द्विध्रुव में मानी है, मैंने वो किससे नोटित की है, L से नहीं 2L से की है। तो वो हमें 2L का मान दे रखा है, ना कि L का। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 2 की जगह 2 रहने देते हैं और L की जगह वो 2 ये रख देंगे, तो गलत हो जाएगा, दोगुनी होगी। वो तो कंप्लीट दोनों के बीच की दूरी है, यानी 2L 1 सेंटीमीटर। इसको भी हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मीटर में सेंटीमीटर को जो मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग, यानी कि 10 की घात -2 से गुणा, तो 10 की घात -2 मीटर हो गया। ठीक है, R कितना दे रखा है अपने को, 0.30 मीटर। अब हमें निकालना है फर्स्ट पॉइंट, ई अक्षीय निकालना है। और ई अक्षीय का मतलब क्या होता है, सूत्र हमें पता है 2kp/r³। अब मुझे P चाहिए, R मिल गया, K क्या इतना होता है, K अपने पास में है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मात्रक ऑलरेडी बता चुके निर्वात के लिए। R दे रखा है P, सूत्र हमें पता है कि P बराबर 2 यानी कि Q × 2L। विद्युत द्विध्रुव का सूत्र मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वैल्यू सब हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले में। इसलिए ई अक्षीय कितना हो गया बेटा, 2K की वैल्यू 9 × 10⁹ और P की वैल्यू होगी हमारी, यहाँ से निकालेंगे Q × 2L। तो Q कितना है हमारा, आवेश का परिमाण 5 गुणा 10 की घात -6 और 2L कितना हो गया, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो 10 की घात -2 मीटर। मैं मात्रक सभी के यूनिट लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब मात्रक ऐसा यूनिट में, तो लास्ट में विद्युत क्षेत्र लिख दूंगा न्यूटन पर कूलम बटे R की Q। R कितना 0.30 और उसकी क्या है Q, ये आएगा मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये एक अच्छी स्थिति में दिख लेगा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब निरक्षीय की बात करें तो सीधा हमें रिलेशन पता है, इसके लिए कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई निरक्षीय बराबर क्या है बेटा, ई अक्षीय बटे 2।
कहाँ कल मैंने बताया है दोनों में रिलेशन कि ए अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र निकलता है विद्युत द्विध्रुव के कारण वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। ए निरक्षीय, तो यहाँ से ए निरक्षीय बराबर ई अक्षीय बटे 2, तो कैलकुलेशन मुझे इसकी करनी पड़ेगी, जो उसकी वैल्यू निकलेगी ना उसमें बटे 2 कर देंगे। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत सरल था। आज का लास्ट जो आर्टिकल है थ्योरेटिकल इस चैप्टर का आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग वो हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिएगा आर्टिकल बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है, उसमें 11th की सारी चीजें यूज होने वाली हैं। इस तरीके से आर्टिकल है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये जो बल आघूर्ण हम पढ़ते हैं ना, ये हम कहाँ पढ़ते हैं 11th क्लास में, और कहाँ पढ़ते हैं घूर्णीय गति वाले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में। ठीक है ना। बल आघूर्ण क्या होता है मैं समझाऊंगा। इसमें देखिए क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मैं आज और फिर समझाऊंगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है, अभी हमने क्लास पढ़ाई है किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या बनता है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान। अब एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, किससे शो करते हैं हम। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा में, वो समांतर रेखाएं होंगी। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित, वहां जब टॉपिक पढ़ाया था वहां समझाया था। तो सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक दूसरे के समांतर होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। ये तीर का जो चिन्ह लगाया है ना मैंने, ये शो कर रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और कैसा है बेटा ये विद्युत क्षेत्र, एक समान, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र को ही समांतर बन रेखाओं के कारण सबकी दिशा एक ही होनी चाहिए। एक समान का मतलब है कांस्टेंट। एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताया है उसका परिमाण और दिशा हर जगह समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर वैल्यू ली तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण तो समान है लेकिन दिशा इधर हो जाती तो गलत हो जाता। दिशा भी समान होनी चाहिए, ये कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। दिशा भी समान होनी चाहिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो समान क्षेत्र के लिए दिशा भी समान होनी चाहिए और हमारा परिमाण भी हर जगह समान होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर बन रेखाएं ड्रॉ करते हैं। अब इसमें मुझे विद्युत द्विध्रुव रखना है। विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। और कैसे रखना है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो बिंदु आवेश होते हैं, परिणाम उनका समान प्रकृति विपरीत और कुछ एक दूसरे से दूरी पर रखे हैं। तो ये रहा, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ माइनस क्यू बिंदु आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, प्लस से इधर, ये इधर है तो इधर प्लस होगा, कहीं इधर माइनस होगा। ये इमेजिन करना पड़ेगा, लिखना नहीं है हमें। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हमारा। तो ये दोनों के बीच की हम दूरी अभी तक क्या लेते आए हैं, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2l। क्या लेते हैं बेटा, 2l। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर मानी जाती है, माइनस से प्लस। तो ये तो होगी हमारे विद्युत द्विध्रुव की दिशा पी वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र कैसे, ऐसे विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है और विद्युत द्विध्रुव इसमें ऐसे रखा है पी वेक्टर, ये है विद्युत क्षेत्र। ये दोनों एक दूसरे के साथ में कितना कोण बना लिया मैंने, समझ अपनी तरफ से कितना कह दिया, थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और थीटा के साथ कैसे बदलता है वो बताएंगे। अब आते हैं कि यार ये बल आघूर्ण कैसे बनाता है। बल आघूर्ण के लिए 11th वाली कंडीशन में जाइए कि जब कोई दो बल किसी एक रेखा पे लगे हों और उनकी क्रिया रेखा, क्रिया मतलब अभी समझाऊंगा, वो अलग अलग होनी चाहिए, परिमाण समान होने चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए, तो वो उस रेखा को या छड़ को वहीं घुमाने की कोशिश करते हैं।
जैसे छड़ की घूमी गति, छड़ पर बल आघूर्ण निकालने लगूं मैं। 11th क्लास में पहुंचिए, एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, तो मैं इस सिरे पर 5 न्यूटन का बल लगाया नीचे और 5 न्यूटन का इस पर लगाया ऊपर। देखिए क्रिया रेखा यही हुई जहां पर ये कार्यरत है बल, और इसकी ये हुई, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अलग अलग होगी क्रिया रेखा। तो ये नीचे को करेगा और ये ऊपर को, तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्या बन गया, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये दूरी चाहिएगी मुझे, किस तरीके से निकालेंगे देखिए जरा, लंबवत दूरी चाहिएगी। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये प्लस बिंदु आवेश है, विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये माइनस क्यू है, ये भी इसी में रखा है विद्युत क्षेत्र में। तो इनका बल कैसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र के कारण बल सूत्र कहाँ से निकालना है, E बराबर क्या होता है, F बटे Q, और F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अगर आपसे क्वेश्चन मैंने लिखवाया भी है, एक बिंदु आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र E में लगने वाला बल कितना होता है, बराबर QE। कहाँ से आता है, इस सूत्र से आता है। ये सूत्र मैंने कहाँ कराया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में। ठीक है बेटा, प्लस का आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये माइनस की ओर दिशा होती है, तो माइनस की यानी कि इधर प्लस होगा कहीं इसके, तो इस पर दिशा क्या होगी, बल की लगने वाली ऐसे। ये F वेक्टर इज इक्वल टू प्लस QE वेक्टर। प्लस तो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये प्लस का आवेश और इस दिशा में लगाएगा। ये माइनस का आवेश है तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इधर कहीं प्लस होगा, इधर कहीं माइनस होगा, जब भी तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो ये प्लस उसको क्या करेगा, आकर्षित। तो ये क्या हो गया अपना, ये ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं है, तो मैं बल की दिखा रहा हूँ, F में F ही होगा लेकिन माइनस Q भी होगा, और इस माइनस का मतलब है कि विपरीत दिशा। परिमाण दोनों का समान है, क्यों समान है, क्योंकि दोनों आवेश का मान समान है और दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र समान है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब ये जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे है, ये रहा मेरा जैसे मार्कर है, ऐसे रखा है। अब एक बल ऐसे लग रहा है इस बिंदु आवेश को और एक ऐसे लग रहा है, तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे। और कब तक घूमेगा, जब तक कोई स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं कर ले, परमानेंट स्थायी अवस्था। और वो कैसे करेगा मैं बताऊंगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसकी परमानेंट अवस्था होगी, कैसे हो जाएगी मैं बताऊंगा। तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो घूमने की दिशा क्या होगी, इसकी घूमने कैसे होगी, बल आघूर्ण की ऐसे। ये सिर्फ मैंने घूमने की दिशा बताई है, क्योंकि ये इधर और ये इधर, देख लीजिए, तो ये बल आघूर्ण बन गया। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम, से इसको समझना था। अब इस बल की क्रिया रेखा होगी हमारी ये, और इस बल की क्रिया रेखा होगी हमारी ये, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, लंबवत मतलब लंब डाल दीजिए सीधा दोनों के बीच के लिए, तो लंबवत दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी मुझे पता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी विद्युत दूरी में 2L है। तो ये कौन सा त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना है, थीटा, और ये कितना है 90। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कितना दिया हुआ है, 2L। तो ये लंब हो गई, तो लंब का मान कितना हो गया, 2L sin थीटा। कहाँ से आया मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम में sin थीटा बराबर लगाते हैं। पाइथागोरस में sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना है अपना 2L। कई बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लंब बराबर, ये 2L नीचे है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो लंब बराबर 2L sin थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी मिलेगी मुझे, 2L sin थीटा। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके मैंने इसको समझाया। विद्युत द्विध्रुव को मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब उसमें किस तरह की घटना होगी, बल आघूर्ण कैसे बनेगा, बल आघूर्ण के लिए क्या दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, इस तरीके से सारी की सारी कंडीशन है। तो ये ऐसे घूमेगा, आई ना ये बात समझ में। हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दें तो इसकी भी दिशा घूमने की बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मैं जो चीज लिख रहा हूँ ये सारा डायग्राम आपको बोर्ड के हिसाब से बनाना है। अब मैं जो थ्योरी लिख रहा हूँ वो भी बुक परफेक्टली बोर्ड के लिए लिख रहा हूँ। कैसे लिखनी है, चित्र अनुसार। चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव P एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण के साथ रखा हुआ माना है, रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है ना। द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण कितना मान लिया,
द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, हालांकि परिमाण में दोनों समान होते हैं, आवेश का परिमाण कितना है बेटा, बराबर q। ठीक है, अब बल आघूर्ण कितना होगा, किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम इस पर नेट बल निकालेंगे। नेट का मतलब कुल बल कितना है। द्विध्रुव पर, द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर, के एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण, देखिए परिमाण दोनों के लिए समान है। ये माइनस का मतलब इस दिशा में हो गया और प्लस का मतलब ये प्लस आवेश से इस दिशा में हो गया। तो परिमाण कितना हो गया, F बराबर QE। नेट बल कितना हो गया, द्विध्रुव पर नेट बल, नेट का मतलब कुल से बेटा, पर नेट बल, ठीक है ना, F नेट कितना हो गया, देखिए जरा ध्यान से देखिए, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस, क्योंकि बल कैसी राशि, सदिश, कैसे जोड़ना पड़ेगा, दिशा के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये प्लस में माना है तो ये माइनस में, तो ये QE हो गया और ये माइनस का QE हो गया, तो कितना आ जाएगा, नेट बल शून्य हो गया। नेट बल तो शून्य है, कुल बल तो शून्य है, लेकिन ये बल आघूर्ण कैसे बनाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि नेट बल शून्य होने से भी ये बल आघूर्ण कैसे बन गया। अरे नेट बल तो शून्य होता है ना, तो वो स्थानांतरी गति नहीं होगी उसमें, यानी कि ये आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे आगे पीछे नहीं खिसकेगा, लेकिन घूमेगा जरूर। ये आप इजीली देख सकते हैं, जैसे एक 5 न्यूटन का बल नीचे और एक बल ऊपर। ये बल आघूर्ण के लिए कंडीशन है कि दोनों बल परिमाण में समान, दिशा विपरीत होनी चाहिए, क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। इसकी ये है तो इसकी ये होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत नॉर्मल है, तो ये बल आघूर्ण बना देगा, ठीक है। नेट बल आघूर्ण, नेट बल शून्य होने से ये स्थानांतरी गति नहीं करेगा, लेकिन घूम जरूर जाएगा, घूर्णन जरूर बनाएगा, बल आघूर्ण जरूर बनाएगा। तो ये चीज आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ रख करके। वीडियो को पुश करके नोट किया करो बेटा। देखिए अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण का सूत्र वही लगने वाला है तो जिससे तो उसे निरूपित करते थे, ठीक है ना। कोई एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा की, एक की क्रिया रेखा ये और क्रिया रेखा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी। लंबवत को निशान कैसे लगा देते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर। तो बहुत इजी है बेटा। बल का परिमाण कितना है ये भी पीछे बताया हमने, Q इंटू ई, F बराबर QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लंबवत दूरी 2L sin थीटा। अब ये दोनों वैल्यू यहां रखनी है, ठीक है बेटा। इसलिए 2 इज इक्वल टू QE इंटू 2L sin थीटा। अब इसको और आगे सरल करते जाना है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैं 2QL को एक साथ लिखना चाहता हूँ इंटू ई साइन थीटा एक साथ लिखना चाहता हूँ। क्यों लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है 2QL, ऑलरेडी बता चुके। तो 2QL की जगह हम क्या रख देंगे, P, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर इस स्टैंडर्ड तक आपकी जो बल आघूर्ण है वो कैसी राशि है, सदिश। सदिश राशि, तो इसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे उसको आप नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ वीडियो को पुश करके। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश राशि है तो 2 वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। कहाँ से आया, चूंकि मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने नहीं आपने 11th क्लास में पढ़ाया है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप भी लगाते हैं इसमें। तो ये सदिश राशि की दिशा भी आएगी, और दिशा कैसे दी जाती है ये हमने वहां देखा था दाहिने हाथ के पेंच के नियम के अनुसार। कैसे कि जब ये रोटेट करता है, जब ये घूमते हैं तो ये दाहिने हाथ के पेंच का नियम क्या है कि पेंच का नियम की पेंच नोक आगे चलेगी तो दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी, और ऐसे करेंगे लेफ्ट के एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो बाहर आएगी नोक, तो ये इसके घूमने की दिशा जो होगी बल आघूर्ण की दिशा वो लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखना, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दाहिने या दाएं हाथ के पैच के नियम के अनुसार दी जाती है। 11th क्लास में भी ऐसे होता है, नियम से दी जाती है, ठीक है। और इसका मात्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या, बल आघूर्ण बराबर एक बल इंटू दोनों के बीच की दूरी। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर। बाय डायमेंशन भी आप इस लिख सकते हो, विमा भी, बल की विमा m1 L1 T-2 और दूरी की विमा हो जाती है L1। तो फाइनली क्या बचती है हमारी विमा m1 L2 T-2 कार्य के बराबर होती है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें जो कंडीशन दे रखी है, बढ़िया कंडीशन जो दे रखी है, शर्त जो दे रखी है, जो नियम दे रखे हैं, वो हम उनको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए तो उसको हम नोट में लिखेंगे और हेडिंग करके लिखेंगे। इस तरीके से नोट में बेटा, बल आघूर्ण की विशेष स्थितियां, और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज इसमें करेंगे कि यार हम इस विद्युत द्विध्रुव को कैसे ही रखने समान विद्युत क्षेत्र में, लेकिन फाइनली लास्ट में वो रुकेगा क्या, क्या घूमता रहेगा हमेशा, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ये बल आघूर्ण अभी ऐसे रखा, तो सॉरी विद्युत द्विध्रुव इसमें ऐसे रखा था, ये प्लस क्यू आवेश ऊपर है और माइनस क्यू आवेश नीचे है। तो इस पर ऐसे बल लगा और ये ऐसे लगा तो घूम करके हो गया ऐसे। जैसे ही विद्युत द्विध्रुव इसके विद्युत क्षेत्र के समांतर हुआ, यानी कि ये हमारा ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे हो जाने वाला है बेटा, इसमें घूमने के बाद में कंप्लीट। तो ये इस पर क्यू हुई तो इधर लगने वाला है एक बल, और माइनस क्यू एक इस पर इधर लगने वाला है इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब इनकी क्रिया रेखा अलग अलग नहीं है, क्रिया रेखा ये एक ही है, देख लो। तो अब ये घूम नहीं सकता, जैसे इसमें ये ऐसे हो गया, अब ये घूम, ये इसमें इस मार्कर को घुमाना चाहूं तो यूं करके खींचो तो घूमेगा नहीं। 5 न्यूटन का बल इधर लगा है, 5 का इधर लगा है, तो स्थानांतरी गति भी नहीं हो रही, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, समान बल लगा है। अब ये घुमा तो सकता नहीं है, जब घुमा नहीं सकता तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाना चाहिए, इसका शून्य हो जाना चाहिए, है ना। शून्य कैसे, स्थायी अवस्था, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी वो, स्थायी अवस्था, संतुलन हो जाएगा और स्थायी संतुलित अवस्था हो जाएगी। और देखिए 11th क्लास में पढ़ाया जाता है संतुलित अवस्था का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है कि जिस स्थिति में सभी बलों का सदिश योग शून्य हो जाए, यानी कि उस पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो वो कौन सी अवस्था होती है, स्थायी अवस्था, संतुलित अवस्था कहला जाती है, वो परमानेंट उसमें ही रहेगा। अगर मैं जरा सा इसको यूं कर देता हूं टेढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस की और ये हो जाएगा प्लस की, विद्युत क्षेत्र यूं ही है अभी भी। तो इस पर बल कैसे लगेगा, इसके कारण ऐसे लगेगा और इस पर कारण ये ऐसे लगेगा। तो अब ये कैसे घूमने की कोशिश करेगा बेटा, फिर यूं,
क्योंकि ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है, तो ये घूम जाएगा फिर वहीं आके रुक जाएगा, तो ये इसकी परमानेंट स्थायी अवस्था हो जाती है। तो हमेशा कहाँ रुकेगा, अगर हम उसको इसकी स्थायी अवस्था से थोड़ा यूं कर दो ना, फिर भी अपने आप छोड़ दो तो यूं आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के कारण यूं करके छोड़ दो तो भी यहीं आ जाएगा, तो ये परमानेंट स्थायी अवस्था होगी, इसकी संतुलित अवस्था होगी, यहीं आके रुकेगा हर बार वो। तो उन कंडीशनों को, विशिष्ट स्थितियों को देखते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम अलग अलग लेते हैं तो क्या स्थिति बनने वाली है। तो देखिए पहला केस क्या है, पहला स्थिति क्या है, केस नंबर फर्स्ट यानी कि स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा किस के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत द्विध्रुव P की दिशा के बीच का कोण है। कैसे बेटा, मतलब क्या हुआ, अर्थात P वेक्टर व E वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ठीक है ना। तब बल आघूर्ण कितना हुआ, अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी थी, वहां से पता चलेगा, कौन सी वाली से, टू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा से। अब थीटा की जगह मुझे क्या रखना है, 0, टी इज इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो बल आघूर्ण भी क्या हुआ, 0। तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी इसकी बेटा, स्थायी संतुलित अवस्था। क्यों बोल रहा हूं संतुलित अवस्था स्थायी, क्योंकि मैं किधर भी घुमा दूं, इसको ऐसे छोड़ दूं तो भी यहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है ना। ये तो विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वहीं लाने की कोशिश करेगा, अपने समांतर करने की कोशिश करेगा, जब तक बलागुण शून्य नहीं हो जाए। देखो तो जैसे बलागुण शून्य हो जाएगा, बलागुण शून्य आ गया, वहां घुमाना बंद कर देगा। तो यहाँ ऐसे कर दो तो भी ऐसे ले आएगा, ऐसे कर दो तो भी ऐसे लाएगा, और ऐसे कर दो तो भी ऐसे ले आएगा, है ना। तो ये इसकी स्थायी संतुलित अवस्था बोली जाती है। पहला पॉइंट आपको नोट करना है, डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको दोबारा नहीं बनाना है। तो देखिए सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, सेकेंड केस, स्थिति सेकेंड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर एक दूसरे के विपरीत, 180 डिग्री का मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब मैंने जबरदस्ती इसको कैसे रख दिया, ऐसे। अब हमारा देखना है सिचुएशन कैसे बनने वाली है, डायग्राम मैं बता रहा हूं, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू हुई, तो ये विद्युत द्विध्रुव तो बेटा माइनस से प्लस की दिशा और होती है इसकी दिशा, लेकिन विद्युत क्षेत्र हमारा वैसे ही है, अभी हमने कोई डायरेक्शन नहीं बदली, इसकी दिशा ऐसे माइनस से प्लस और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये दोनों के हो गए क्या, एक दूसरे के विपरीत, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। अब इस पर बल कैसे लगा, इस पर देखना, ये इधर ये विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो ये प्लस में प्रतिकर्षण होगा, ये ऐसे होगा, और ये माइनस है तो इधर आकर्षण होगा। तो बल तो अब एक रेखा के अनुदिश लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैंने बताया। तो अभी भी एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, तो कुल बल तो अभी भी शून्य है, लेकिन ये घुमा नहीं पाएगा और ऐसे कर भी नहीं पाएगा, है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि बल का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आगे पीछे तो गति कर नहीं सकता, और ये अलग अलग भी है तो घुमा भी नहीं सकते। लेकिन ध्यान से सुनना, ये अवस्था कौन सी कहलाएगी, देखिए ये भी संतुलित अवस्था होगी। कैसे, तो टू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, साइन 180 आएगा, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि थीटा बराबर आपको ये साइन 180 है तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, अभी भी 0 होगा। तो 0 की अवस्था कैसी है, ये भी संतुलित है, लेकिन कैसी है, अस्थायी। अब अस्थायी क्यों बोला है ये और समझना आपको, अस्थायी संतुलित अवस्था। अस्थायी का मतलब है कि वो अपनी जगह छोड़ दे तो वापस लौट के नहीं आए, और स्थायी का मतलब है उसको उसके जगह से हटाओ तो बार बार वहीं लौट के आए, स्थायी जगह वो है। आई ना ये बात समझ में। ये कहानी ऐसे है कि कुछ दिन के बैठा के मैंने आपको घर से आपके कहीं
जैसे कहीं दूसरे सिटी में बैठा दिया 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए ये जगह बन गई, और जैसे ही आपको मौका मिला, बुलाया गया, तो अपने घर आ गई दौड़ के। कहीं जगह नहीं मिलती तो परमानेंट अपने घर में। तो ये परमानेंट स्थायी जगह होती है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। ये 180 डिग्री संतुलित अवस्था तो है, लेकिन इसको जैसी जगह मिलेगी, जैसे मैंने अपने बाह्य बल के द्वारा इसको जरा छेड़ा, और छेड़ने के बाद तो चीज अपनी जगह रुकेगी नहीं होगा। अब जैसे किसी का घर होता है, कितना ही छेड़ लो बस वहाँ लास्ट हो जाएगा, अच्छा मर जाएगा, वहां से जाएगा नहीं, वो परमानेंट स्थिति है। तो मैं जैसे इसको यूं छेड़ूंगा ना बेटा, इसको हल्का सा भी यूं कर दिया बल लगा करके, तो ये ऐसे हो जाएगा। जरा समझना, ये फेयरली था नहीं था, ये रफली डायग्राम था, तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर तो फटाक से यूं पहुंच जाएगा। अब है ना, ये बात समझ में, संतुलित अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ ये परमानेंट नहीं रहने वाला। कब तक रहने वाला है? जब तो कोई बल बाहर से नहीं लगा रहा, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। छेड़खानी करते तो ये नीचे को चढ़ेगा, वही लौटेगा अपनी तो इसी स्थायी अवस्था में, जो भी मैंने पहले वाले पार्ट में बताई थी। तो ये हमारी संतुलित अवस्था तो है। कब तक है? कि जब तक इसको छेड़ा ना जाए। तो छेड़ा ना जाए, अस्थायी हो गया, परमानेंट नहीं रहेगा। यार जरा सा हटाते ही स्थायी अवस्था में पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये स्थिति नंबर 2 होगी। लास्ट और है स्थिति नंबर 3। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब ये कैसे रेखा है भाई? ये ऐसे रेखा है, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये P हो गया, ये P हो गया है। तो अब तो ये तो क्या होगा इसी फॉर्मूला से, तो बराबर P साइन थीटा, थीटा की जगह ना साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 0 नहीं रहे, 1 होती है, या तो इज इक्वल टू P साइन 90 इंटू 1। तो इंटू 1 का मतलब खाली P बचेगा, और 1 प्लस का बचा, और तो क्या बचा? अधिकतम ये 1 हुआ। तो ये क्या होगा? अधिकतम होगा इस स्थिति में। जैसे ये होगा ना, तो फटाफट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ऐसे मिलेगा, इस तरीके से। इस चीज को याद करें। तो ये आज का जो हमारी कंडीशन थी, ये भी खत्म हुई इस तरीके से। 1-1, 2-2 नंबर के जो इसमें क्वेश्चन है, वो कल हम जो न्यूमेरिकल कराएंगे उनके साथ में ऐड करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल मुझे कल भी कराने, परसों वाली वीडियोस में 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे, कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। तो आज वाला ये टॉपिक है, आप इसको ढंग से पढ़ना है, समझना है। ये आज आपका RBSc बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। बाकी हम कल इसके न्यूमेरिकल 2 वीडियो और बनाएंगे, एक में न्यूमेरिकल और एक दूसरे में न्यूमेरिकल और 1-1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है बेटा?